नमस्कार। मैं प्रोफेसर कमला भारद्वाज, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पूर्व छात्र संकाय अध्यक्ष हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण पर। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या शिक्षण की आवश्यकता थी या ऐसे ही पर्यावरण की जो है रक्षा की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए चिंतन कहाँ से प्रारंभ हुआ। हमने अपने पहले जो चर्चा की विषय की उसमें हमने ये देखा कि वैदिक साहित्य में कहीं भी पर्यावरण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और पर्यावरण का चिंतन पूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो चेतना है वो वहाँ पर पूर्ण साहित्य में अनुस्यूत है। तो इस प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ से ये पर्यावरण को संरक्षण करने का चिंतन प्रारंभ हुआ। तो यदि हम इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इसमें एक व्यवस्था बनाई गई इस अधिनियम में यूनेस्को में कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभ किया जाए। क्योंकि कोई भी जो प्रक्रिया है, कोई भी नियम लगाने के लिए हमें उसको कुछ उसका प्रारूप बनाना पड़ता है और यदि हमें समाज को, जनता को पर्यावरण शिक्षण सिखाना है तो हमें उसके संरक्षण सिखाना है, तो उसके लिए हमें पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभ करना बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगा था। उसके पश्चात 1986 में भारत में भी ये चिंतन प्रारंभ हो गया और पर्यावरण संरक्षण सुधार अधिनियम यहाँ भारत में भी बनाया गया। 1986 मई में जो बनाया गया था उसका जो प्रवर्तन है, उसको जो लागू किया गया वो नवंबर 1986 में भारत में इस अधिनियम को लागू किया गया। क्योंकि ये जो प्रयास था पर्यावरण संरक्षण का, ये एक देश का प्रयास नहीं चलने वाला था, ये एक क्षेत्रीय प्रयास चलने वाला नहीं था। इसको प्रत्येक देश को, विश्व के प्रत्येक स्थान पर इसको लागू करना बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगा था। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को कानून रूप में लाया गया। क्योंकि कुछ बंधन हमें करना पड़ता है, कुछ हमें या तो हम धार्मिक उस पर कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति लाते हैं कि जिससे लोग उसका नियम का पालन करें, या फिर हमें नियम कानून बनाना पड़ता है। तो पर्यावरण संरक्षण की जो स्थिति इतनी क्या कहेंगे दयनीय स्थिति हो गई थी, उसके लिए ये चिंतन प्रारंभ हो गया था 1972 से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई। प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाए जाएं। अभी जैसा मैंने कहा कि ये जो कार्यक्रम था संरक्षण अधिनियम का, इसको हम एक क्षेत्रीय उसमें नहीं लागू कर सकते थे, उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला था। तो प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम लाने की आवश्यकता थी। कार्यक्रम तो मित्रों बन जाते हैं और अधिनियम भी पास हो जाते हैं, लेकिन यदि उनका क्रियान्वयन सही से ना हो तो वो असफल हो जाते हैं। तो जो कार्यक्रम यूनेस्को ने बनाया, जो भारतीय सरकार ने बनाया, भारतीयों ने जो कानून पास किया, उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना भी बहुत आवश्यक था, नहीं तो उसके उस प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होते। पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार, यह सबसे मुख्य बिंदु था इस अधिनियम का, जो सबसे ज्यादा विचारणीय था कि पर्यावरण की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। पर्यावरण जो है उसको तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जो कुछ पर्यावरण में प्राप्त हुआ है उसको हम ध्वंस ना करें, उसका हम दोहन ना करें, हम नदियों के जल को दूषित ना करें, हम वृक्षों से पत्ते तोड़ें, हम पूर्ण वृक्ष को ही न तोड़ दें, पूर्ण वृक्ष को ही न काट दें। और यदि एक वृक्ष हम काटते हैं तो उसके बदले हम 10 वृक्ष लगाएं। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। क्योंकि जितना
मनुष्य उससे ग्रहण करता है उतना ही वो प्रकृति को देता है, तो वहां पर एक संतुलन बना रहता है और पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें संशोधन बना रहता है। पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानकों का निर्धारण, कि कितना आप प्रदूषण कर सकते हैं, कि आप असीमित रूप से उद्योगों से और जितने ये निकलने वाले दूषित केमिकल हैं उनको आप सबको नदी में प्रवाहित करके आप पूरा यदि प्रदूषित करते रहेंगे तो कितनी सीमा तक हम ऐसा कर सकते हैं, उसकी एक सीमा का निर्धारण अवश्य ही किया जाना चाहिए था। ये जो मुख्य बिंदु थे ये हमारे अधिनियम में पास किए गए थे। अब पर्यावरण शिक्षा से क्या अर्थ है? अभी हमने ये विचार किया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। पर्यावरणीय घटकों के विस्तृत ज्ञान की शिक्षा, पर्यावरण का जो स्वरूप है, उसके जो मूलभूत घटक तत्व हैं, उनको हमें किस प्रकार से सुरक्षित करना है, वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका आधार क्या है, उनको किस प्रकार से हमें आगे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए, सृष्टि के अंत तक के लिए हमको सुरक्षित रखना है, इस ज्ञान की जो शिक्षा है वही पर्यावरण शिक्षा कही जाती है। पर्यावरण और मानव के अंतः संबंधों का ज्ञान, पर्यावरण का मानव के साथ क्या संबंध है, ये वैदिक साहित्य से अधिक कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। बाद में संस्कृत साहित्य में भी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर जो नाटक है कालिदास जी का, महाकवि कालिदास का शकुंतलम नाटक, उसमें भी सुना होगा कि जब शकुंतला पत्ते तोड़ती है वृक्षों से, लेकिन वो नहीं तोड़ती है क्योंकि उनके प्रति वो प्रिय मंडना अपि, प्रिय उसको श्रृंगार प्रिय है, लेकिन आदत्ते न पल्लवम, फिर भी वो उन पत्तों को ग्रहण नहीं करती है, उनको जल सेचन करती है, वृक्षों का पालन करती है, 10 पुत्र समा वापी, और जो 10 पुत्रों के समान एक बावड़ी करना होता है, और जिस प्रकार से हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम 10 पुत्रों के समान हमको लाभ मिलता है, इतना पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार जो मानव के साथ जो संबंध जोड़ दिया, तो तब ही हम इस पर्यावरण शिक्षा का अर्थ समझ पाते हैं। पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान, यदि मानव है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो मानव है, और दोनों हैं तो पर्यावरण है। और मनुष्य के हृदय में यदि प्रकृति के प्रति विध्वंस का भाव नहीं है तो ही हम संरक्षण कर सकते हैं। तो इस सारे ज्ञान की जो शिक्षा देता है वो है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण संरक्षण की अभिवृद्धि, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि की जा सकती है। एक तो बात हुई पर्यावरण को संरक्षित करने की, लेकिन उस संरक्षण को भी हम किस प्रकार से आगे अभिवृद्ध परिवृद्ध कर सकते हैं, ये भी पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसमें किन किन तत्वों का ध्यान रखा जाता है। तो पहला है विशिष्ट पाठ्यक्रम। इसका जो पाठ्यक्रम है ये अन्य पाठ्यक्रमों से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि साक्षात रूप से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ना, मानसिक भावनाओं के साथ संबंध जुड़ना, और जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके साथ संबंध जुड़ना, तो इस प्रकार का विशिष्ट पाठ्यक्रम रखा जाता है। विश्वव्यापी प्रक्रिया, क्षेत्रीय प्रक्रिया को हम ध्यान में रख करके इसका स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते। ये जो विश्व के लिए लाभकारी हो, जो विश्व के लिए कल्याणकारी हो, हम ऐसी प्रक्रिया को वहां पर स्थान देते हैं। इसीलिए जो पर्यावरण शिक्षा है ये विश्वव्यापी स्तर पर चलती है, क्योंकि अभी ही आपने बहुत ही ऐसा उदाहरण देखा है कि एक देश में यदि ये महामारी आई कोरोना, तो वो सब जगह पर व्याप्त हो गई। तो इस प्रकार से यदि पर्यावरण के प्रदूषण से यदि इस तरह की स्थितियां आती हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की जो कमी हुई पूरे विश्व में, तो उससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। तो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप की, उनको विश्वव्यापी रूप देने की आवश्यकता है। वैश्विक समस्याओं का सामूहिक समाधान की प्रक्रिया। अब यदि एक
स्थान पर कोई समस्या होती है तो उससे समस्त विश्व प्रभावित होता है। तो इसलिए जितनी भी समस्याएं हैं उनको क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर ना देख करके यदि वैश्विक समस्याओं के, ग्लोबल समस्याओं के समाधान के लिए देखेंगे, तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तूफानों की समस्या है और ग्लेशियर्स के पिघलने की समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं भी पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप में आ जाती हैं। सकारात्मक चिंतन, हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। हमें पॉजिटिव सोच रखनी होगी। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण शिक्षा के प्रति भी। जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है उसको हम ग्रहण करें, उसको हम नकारात्मक रूप से ना लें कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो प्रकृति तो फिर आ जाती है। ऐसा नहीं, प्रकृति तो हमें फिर भी दे देगी, ये तो फिर से हो जाएगा। इस प्रकार का जो सकारात्मक नकारात्मक चिंतन नहीं रखना, हमको सकारात्मक चिंतन रखना है कि जो कुछ है हमें इसको संभालना है, ये हमारी प्राकृतिक विरासत है। तो ये सकारात्मक सोच में आवश्यक है। अंतः अनुशासन की शिक्षा, और ये जो शिक्षा है हम बाहर से नहीं दे सकते, इसलिए हमने कहा अंतः अनुशासन की शिक्षा। ये हमारे मन बुद्धि को जब हम प्रभावित कर लेते हैं, जब हम अपने मन से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम वृक्षों को नहीं काटेंगे, तब हम जल को दूषित नहीं करेंगे, तब हम पर्वतों पर जो हरित वन है उन वन श्रृंखलाओं को हम नहीं काटेंगे, तब नहीं काटेंगे। यदि हमें दूसरा कहेगा हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो अपने अंतर मन से एक प्रेरणा जगाने की ये शिक्षा है, अंतः अनुशासन की शिक्षा है। और हम ये कहें कि विश्व बंधुत्व की प्रेरक है, कि मेरा जीवन सुरक्षित है तो दूसरे का जीवन भी सुरक्षित हो। संपूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ी विशेषता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे यहाँ रहती है। तो संस्कृत में जो पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप यदि हम माने तो विश्व बंधुत्व की प्रेरक रही है, और विश्व बंधुत्व होने से ही हम विश्व में पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव, अभी मैंने थोड़ी आपसे इसके बारे में चर्चा की। पिछले जो 25 वर्षों में पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभ हुआ। पर्यावरण घटकों से परिचय कराया गया। जैसे अभी स्टेक होम में जो सम्मेलन हुआ, पर्यावरण सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय, उसकी मैंने बात की। और भी फिर भारत में भी 1986 से लेकर के आगे जो कार्यक्रम चलते रहे और आज भी चल रहे हैं, पर्यावरण घटकों से परिचय कराने के लिए भी। पहले तो हम ये समझें कि पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ, फिर पर्यावरण के जितने घटक तत्व हैं उनसे भी हमारा परिचय हो, जैसे स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि, इन सब तत्वों से हमारा परिचय होना चाहिए। पर्यावरण घटकों की परस्पर संबद्धता, ये संघटक कैसे जुड़े हुए हैं, ये भी हमें सोचना पड़ता है। यदि हम वायु प्रदूषण नहीं करेंगे, वायु प्रदूषण नहीं करेंगे तो वर्षा समय पर होगी, वर्षा समय पर होगी तो जलवायु सही रहेगी। जल में जितने भी हमारे ये तूफान इत्यादि आते हैं वो नहीं आएंगे, भीषणता जो उपस्थित हो रही है बाढ़ से या वन के कटावों से वो नहीं होगी, या अकाल नहीं पड़ेगा। इस तरह की स्थितियों को यदि हम जोड़ के चलेंगे तभी हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए पर्यावरण शिक्षा बहुत आवश्यक है। मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव से परिचय, मानव और प्रकृति का तो पूर्ण संबंध है। मैं अभी बार बार कह रही हूँ कि प्रकृति ही मनुष्य की शिक्षिका है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, वो बंधुत्व भाव से रहती है तो बहुत सकारात्मक रूप से रहती है। और यदि हम उसके प्रति विध्वंसक रूप अपनाएंगे तो वो स्वयं ही अपना भीषण रूप भी हमारे सामने उपस्थित कर देती है। तो हमें ये पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है कि मानव क्रिया से क्या प्रभाव होता है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। पर्यावरण अवकर्षण में वृद्धि, पर्यावरण की कमी में कैसे वृद्धि होती है। अवकर्षण माने उसका जो क्षीणता हो रही है, जो हानि हो रही है, जो क्षति हो रही है, उसमें कैसे वृद्धि हो रही है, ये भी हमको पर्यावरण शिक्षा से समझना है। पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप, कारण, प्रभाव इत्यादि को समझना। पर्यावरण शिक्षा के
में क्या क्या तत्व अवश्य रूप से रखे जाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे अनिवार्य विषय हैं जो वहाँ पढ़ाने की आवश्यकता रहती है या जिनका परिचय देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो पर्यावरण के घटक तत्व, मानव और पर्यावरण का संबंध, विद्यमान पर्यावरण एवं विकसित आर्थिक परिप्रेक्ष्य, विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंध। तो ये इतने जो 6 जो बिंदु हैं, ये पर्यावरण शिक्षा में अवश्य ही पढ़ाए जाने की आवश्यकता है या अवश्य ही इनको बताया जाना चाहिए। मानव और पर्यावरण का संबंध संस्कृत वाङ्मय में किस प्रकार से समझाया गया है, तो यहाँ मैं 4 बिंदुओं को यहाँ लक्षित कर रही हूँ। पहला है उपास्य उपासक भाव। उपास्य से अर्थ है आराधना करने वाला, जिसकी आराधना की जा रही है, और उपासक जो आराधना कर रहा है। हमारे जो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए, उन्होंने ये हमें ज्ञान दिया। उनको पर्यावरण जो प्राकृतिक परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हुई, उन्होंने उससे भयभीत होकर कहें या अपनी तपस्या के बल पर कहें कि उनमें एक स्तुति का भाव आ गया कि जब भीषण रूप देखते थे जल का, वर्षा का, तो इंद्र की देवता की स्तुति की। जब उन्होंने पृथ्वी का भयंकर रूप देखा तो भूमि की उपासना की, अग्नि देवता की उपासना की, क्योंकि यज्ञ आदि करने के लिए अग्नि देवता की आवश्यकता होती है। तो वहां देवता और भक्त, स्तुति और स्तुत्य, ये भाव वहां पर रखा गया। तो वहां क्या होता है कि जो हमारे उपास्य होते हैं, हम उनका बुरा कभी भी नहीं करते हैं, उनको हम कभी भी प्रदूषित नहीं करते हैं। तो ये भाव उपास्य उपासक भाव से वहां पर आराधना की गई है प्रकृति की और पर्यावरण की। भोग्य भोक्ता, भोग्य भोक्ता से अर्थ है कि भोग्य वस्तु जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, और भोक्ता मानव जो भोग कर रहा है। ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, मंत्र आता है, पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्य सिद्धनम। अर्थात किसी का भी जो ये जितना भी ब्रह्मांड है, ईशावास्यम, ये जो ईश्वर के द्वारा पूरा ब्रह्मांड आवृत किया हुआ है, यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी उपस्थित है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका भोग त्याग भाव से करो। माँ हृदय कस्य शुद्धनम, किसी की भी संपत्ति को धारण मत करो, ग्रहण मत करो, छीनो मत। तो क्या अर्थ हुआ कि भोग्य भोक्ता भाव जब होगा तो हम उसका जो है त्याग भाव से भोग करेंगे। जैसे महाभारत में भी एक आता है कि पत्रम पत्रम विचिन्वित मूलम शाखाम मूलम न उच्छेदेत, कि आप जो है यदि वृक्ष से आपको पत्ते चाहिए, पुष्प चाहिए, तो वो आप उतना ही तोड़ लें, ना कि पूरे वृक्ष को उखाड़ कर रख दें, जड़ से ही उखाड़ लें। तो ये भोग्य भोक्ता भाव है, हमें त्याग भाव से उसका भोग करना है प्रकृति का। शिष्य शिक्षक भाव, हमारी प्रकृति जो है हमारी शिक्षिका है, हमें सिखाती है। सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक में जो अस्तित्व उपस्थित है, हमें उसको कैसे रक्षा करनी है, यह हमें प्रकृति सिखाती है। यदि मानव शिष्य बनकर रहेगा तो प्रकृति भी सदैव शाश्वत सनातन रहेगी। संरक्षक संरक्ष भाव, संरक्षक जो संरक्षा करता है, संरक्षण करता है, और संरक्ष जिसकी रक्षा की जा रही है। तो इन चारों में बिंदुओं में हमने ये देखा, ये लक्षित किया कि उपास्य उपासक भाव से, भोग्य भोक्ता भाव से, शिक्षक शिक्षक भाव से और संरक्षक संरक्ष भाव से प्रकृति पर्यावरण के विषय में मानव और पर्यावरण का जो संबंध हमारे संस्कृत साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। और उसी प्रेरणा का यदि हम पालन करते हैं, उन्हीं निर्देशों का अगर पालन करते हैं, तो हम बहुत अंशों में पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। मानव गतिविधियों से क्षति, मानव गतिविधियों से सबसे ज्यादा पर्यावरण को हानि होती है। वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव, जब क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव होता है
तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और राष्ट्रीय स्तरों पर होता है तो वैश्विक स्तर पर अपने आप ही उसका दुष्प्रभाव चला जाता है। जल, भूमि और वायु का प्रदूषण। जल का प्रदूषण सबसे अधिक होता है, भूमि का प्रदूषण और वायु का प्रदूषण। जल का प्रदूषण तो जैसे उद्योगों से जो केमिकल आदि निकलते हैं, जो वस्त्र इत्यादि का क्षालन होता है, और जो धार्मिक जो प्रवृत्ति है उसमें भी जल का प्रदूषण सबसे अधिक हो जाता है। ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन में वृद्धि। ग्रीन हाउस से भी एक इस प्रकार का गैस निकलती है जिससे कि ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि ओजोन लेयर पतली हो जाती है, पतली हो रही है दिन पर दिन, और हमें ये खतरा है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। वनोन्मूलन और भूस्खलन, ये इनसे भी जितने हम वन काटते हैं, जितनी वन पंक्तियां काटते चले जा रहे हैं, उनसे बाढ़, तूफान और अकाल, ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है वो भी हमें नहीं मिल रही है, भूस्खलन इत्यादि का अंदेशा हो रहा है, अंदेशा क्या हो ही रहा है, और प्राकृतिक आपदाएं और भी जितनी आ सकती हैं वो सब जो हैं मानव गतिविधियों से ये क्षति सबसे अधिक पहुंच रही है। पृथ्वी के लिए भी संकट है। मैंने अभी पीछे ओजोन लेयर का आपको चर्चा की थी, तो ये नहीं है कि ओजोन लेयर आज ही हमारे संज्ञान में आई है। वेदों में, ऋग्वेद में भी उल्ब नाम से महत उल्ब, ओजोन लेयर का नाम लिया है महत उल्ब। महत तदुल्बम थविर तद आसीत ये नोचेष्टितः प्रविवेश थापः। तो ये जो ऋग्वेद का मंत्र है इसमें स्पष्ट रूप से महत उल्ब कहा है, और महत उल्ब जो है वो एक ऐसी परत है, ऐसी एक झिल्ली है जिसका विवेचन किया गया है कि वो बहुत ही हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक संरक्षक का कार्य करती है, और यदि हम उसको नष्ट करते जाएंगे धीरे धीरे इस पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से, वायु प्रदूषण से, तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और वो फिर बहुत ज़्यादा हमें हानिकारक हो जाएगा। इस विश्व में रहना, इस सृष्टि में रहना ही हमारे लिए कठिन हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, यह भी एक मानव निर्मित ही आपत्ति है। ग्लोबल वार्मिंग से आप देख रहे हैं कि जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, और कहीं पर बहुत वर्षा आ जाती है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, अवृष्टि हो रही है, कहीं पर सामान्य वृष्टि होती है, और जो जितने भी हमारे मौसम हैं, ऋतुएं हैं, वो सब बदलती जा रही हैं और उनका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। फिर जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनसे भी हमें समस्याएं हो रही हैं, और बाढ़ का खतरा है, समुद्र में बाढ़ का भी इससे खतरा पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ये मानव ही पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि हमको प्रेरणा मिले, यदि मनुष्य को प्रेरणा दी जाए, सभी को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये हम इसको समाधान कर सकते हैं बहुत अंशों में। पर्यावरण और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, उद्योग, खनिज खनन, ऊर्जा और परिवहन, ये जो 7 जो क्षेत्र हैं, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों में ही ये परिप्रेक्ष्य जुड़ जाता है, क्योंकि कृषि से जो है राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में आर्थिक परिप्रेक्ष्य बहुत जुड़ा हुआ है। कृषि से भारत का तो विशेष जो है संबंध जुड़ा है। सिंचाई, पशुपालन, उद्योग आदि सभी ऐसे ये क्षेत्र हैं जो पर्यावरण और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण शिक्षण के उपाय, क्या किया जाए जिससे पर्यावरण संरक्षण का शिक्षण हमें सबके पास पहुंच जाए। प्रदूषण पर नियंत्रण करेंगे, पर्वत और भूमि का संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण, वन रक्षण, वनरोपण, खनिज संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण। पर्यावरण प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीति निर्धारण किया जाए, पर्यावरण की नीतियों, अधिनियमों का नियमन किया जाए जो 1986, 2002 और 2006 में बनाई गई भारत में, और स्वास्थ्य वर्धक केंद्रों का विकास किया जाए,
पर्यावरण संरक्षक अभियान चलाया जाए, आंदोलन चलाए जाएं, पर्यावरण चेतना का विकास किया जाए। अब इस विकास से कितनी उत्पन्न समस्याएं हो जाती हैं हमारे सामने, वो हमने अभी देख भी लिया है। और किस प्रकार से ये समस्याएं आती हैं। प्रदूषण में जलवायु, भूमि आदि का प्रदूषण आ जाता है, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, ऊर्जा संकट, वनोन्मूलन, संसाधनों का अभाव और औद्योगिकरण जितनी हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं, पर्वत भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, जल प्रदूषण निवारण कर सकते हैं, ऊर्जा, खनिज और वन रक्षण वनरोपण ये कार्यक्रम चला सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इसके प्रबंधन के लिए हम प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए नीति निर्धारण करेंगे, नीति बनाएंगे, नीतियों को हम पालन करेंगे। और इसका क्षेत्र क्या होगा? औपचारिक रूप से तो विद्यालय में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों को पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, दी जा सकती है। और अनौपचारिक रूप से भी हम जो कम शिक्षित लोग हैं, जो प्रौढ़ विद्या केंद्र चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के द्वारा भी हम ये दे सकते हैं शिक्षा। प्रचार माध्यमों से, पोस्टर माध्यमों से, नाटक आदि माध्यमों से भी हम यह पर्यावरण शिक्षा दे सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।